अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करने के साधन। मीन्स टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मूल कार्य अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं श्रम मानकों को निर्धारित करना है। इस हेतु ये संगठन निम्न उपायों या साधनों को अपनाता है। 1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करना तथा दूसरा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव आदि पारित करना। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा प्रस्ताव पारित करना। अडोप्टिंग रेजोल्यूशन एट द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन श्रम मानक निर्धारित करने के लिए अपने साधारण सभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। इस सम्मेलन के द्वारा पारित प्रस्तावों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हावी समय तथा अनुशंसाएं। कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। कोई प्रस्ताव हावी समय है या अनुशंसा, ये निर्धारित करने का अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को ही है। इन दोनों में कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा पारित हावी समय की यदि सदस्य राष्ट्र द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो वह उसी क्रियान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी होता है। किंतु अनुशंसा एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदस्य राष्ट्रों द्वारा श्रम प्रमाण निर्धारित करने के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में होता है। उसका पालन अनिवार्य नहीं है। दूसरा, अभिसमय का अनुशंसा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि अनुशंसा की अभिसमय के रूप में पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए अभिसमय की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं होता है। अतः जब तक वह उस अभिसमय की पुष्टि नहीं कर लेता तब तक वह उसी अनुशंसा के रूप में उपयोग भी कर सकता है, किंतु अनुशंसा की अभिसमय के रूप में पुष्टि संभव नहीं है। अभिसमय कन्वेंशन। अभिसमय वह प्रस्ताव है जिसकी किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर उस राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि वह उसे अपने देश में क्रियान्वित करे। अभिसमयों को ही संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा पारित अभिसमय को सम्मेलन की समाप्ति के 1 वर्ष में अपवाजन दशाओं में 18 माह में सदस्य राष्ट्र को सम्मेलन संस्था या संसद के समक्ष पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत करना होता है। वह संस्था चाहे तो उस अभिसमय की पुष्टि कर सकती है या उसकी पुष्टि से इनकार भी कर सकती है, किंतु यदि वह संस्था उसकी पुष्टि कर देती है तो उसी अभिसमय का पालन एवं क्रियान्वयन करना उस सदस्य राष्ट्र का दायित्व हो जाता है। उस राष्ट्र को इस हेतु आवश्यक कानून या नियम बनाने पड़ते हैं अथवा अन्य व्यावहारिक उपाय करने होते हैं। इसके अतिरिक्त पुष्टि करने की औपचारिक सूचना भी महानिदेशक के पास भेजनी होती है। अभिसमय की सामान्यतः यथावत एवं पूर्ण रूप में ही पुष्टि करनी पड़ती है एवं लागू करना पड़ता है, किंतु यदि संबंधित अभिसमय में ही उसमें हेरफेर या संशोधन की छूट हो तो सदस्य राष्ट्र उसकी हेरफेर या संशोधन के साथ पुष्टि कर सकता है। ये उल्लेखनीय है कि कोई सदस्य राष्ट्र किसी अभिसमय की पुष्टि नहीं कर पाता है तो उस राष्ट्र को इसकी सामयिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में अभिसमय की पुष्टि करने में आ रही कठिनाइयों समस्याओं का उल्लेख भी करना पड़ता है। दूसरी, अनुशंसाएं रिकमेंडेशन। अनुशंसा ऐसा प्रस्ताव है जो सदस्य राष्ट्र पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। ये प्रस्ताव तो मात्र अनुशंसा या मार्गदर्शक सिद्धांत है जिनको ध्यान में रखकर सदस्य राष्ट्रों से श्रम मानक, श्रम से नियम एवं नियम बनाने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार सदस्य राष्ट्र अनुशंसा का यथावत या संशोधन सहित इसे मान्य या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जब कोई अनुशंसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो सम्मेलन की समाप्ति के 1 वर्ष में अपवादजनक परिस्थितियों में 18 महीनों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उस प्रस्ताव को अपने देश की समुचित संस्था या प्राधिकारी जैसे संसद के समक्ष उसकी जानकारी हेतु रखना पड़ता है। फॉर नोटिस। जानकारी में लाने के बाद सदस्य राष्ट्र
का केवल इतना ही दायित्व बनता है कि वे शासी सूचना संगठन की प्रशासनिक निकाय को भेज दे और प्रशासनिक निकाय द्वारा आवेदन करने पर सदस्य राष्ट्र को ये बताना होता है कि अनुशंसाओं को किस सीमा तक लागू कर लिया गया है। वास्तव में अभिसमयों की तुलना में अनुशंसा में अधिक ऊंचे श्रम मानक रखे जाते हैं, जबकि सदस्य राष्ट्र न्यूनतम श्रम मानकों से अधिक ऊंचे मानक बना सकें तथा श्रमिकों को अधिकाधिक सामाजिक न्याय दिला सके। अभिसमय तथा अनुशंसा के संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इनकी पुष्टि या पालन से किसी भी ऐसे कानून, अधिनियम, परंपरा, रीति रिवाज या ठहराव पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा जो श्रम नियम या अनुशंसा की तुलना में श्रमिकों के लिए अधिक अनुकूल या लाभदायी है। अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव आदि को स्वीकार करना, अडोप्टिंग रेजोल्यूशन एट्सेट्रा बाय अदर बॉडीज। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अभिसमयों तथा अनुशंसाओं को पारित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकार करके या अन्य उपाय करके भी श्रम मानक निर्धारित किए जाते हैं। विशेषज्ञ समितियों तथा तदर्थ सम्मेलनों के प्रस्तावों एवं निष्कर्षों को पारित या स्वीकार करना, विशिष्ट उद्योग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या श्रम समूह के विचारों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं की रिपोर्टों या उसके प्रस्तावों को स्वीकार करना, क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा क्षेत्रीय तकनीकी सभाओं के प्रस्तावों तथा रिपोर्टों को स्वीकार करना और सामाजिक सुरक्षा संबंधी स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रस्तावों को स्वीकार करना और विभिन्न विषयों के संबंध में आदर्श संहिताओं मॉडल कोड को तैयार करना एवं स्वीकार करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन प्रस्तावों को सदस्य राष्ट्रों में प्रसारित करता है, किंतु इनका पालन करना या नहीं करना उनके संबंध में रिपोर्ट देना नहीं देना उन पर निर्भर करता है। भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय, इंडिया एंड कन्वेंशंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं भारत दोनों ही सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। दोनों ही त्रिपक्षीय सहयोग, सरकार, सेवायोजक तथा श्रमिकों के सहयोग के सिद्धांत के आधार पर वर्ग संघर्ष के बिना ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन से भारत को अपने कार्यों में और अधिक बल मिला है। देश में श्रम आंदोलन को गति मिली है, इसलिए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वगिरी वीवी गिरी जी ने कहा है कि इस संगठन ने भारत में श्रम संघों को उभारने तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने में महान योगदान दिया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित अभिसमयों एवं समझौतों में से अनेक अभिसमयों को स्वीकार कर चुका है। जो अभिसमय हैं उनको अधिकतर भारत ने स्वीकार कर चुका है। इन अभिसमयों के आधार पर भारत में कई श्रम अधिनियम बनाए गए हैं तथा कुछ श्रम अधिनियमों में संशोधन किया गया है। उदाहरण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का निर्माण संगठन के अभिसमय के आधार पर ही किया गया है। इसके बाद में किया गया संशोधन भी अभिसमय के आधार पर ही है। बागान श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम संघ अधिनियम, जहाजरानी कर्मचारी अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम आदि कुछ अधिनियम हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों के अनुसार संशोधन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कई सिफारिशें भी स्वीकार कर लिया है, किंतु भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कई अभिसमयों को स्वीकार नहीं कर सका है। इसके पीछे निम्न कारण हैं। पहला, सन 1947 तक भारतवर्ष में विदेशी शासन था। ये सरकार श्रम हितों के लिए सदैव उदासीन रही और इस संगठन के अभिसमयों को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब थी कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम मानकों को स्वीकार करने में असमर्थ थी। भारत में श्रम संघ तंत्र ही कमज़ोर है। वे सरकार पर आवश्यक दबाव डालकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों को स्वीकार करवाने में असमर्थ है। भारत में सहयोजक भी सरकार पर प्रत्यक्ष न सही किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यही दबाव डालते हैं कि उन अभिसमयों को स्वीकार न किया जावे जिनसे उन पर आर्थिक भार न पड़े। एक कारण ये भी है कि जो स्वाभाविक महत्वपूर्ण है कि अभिसमयों के संबंध में ये व्यवस्था है कि उसे पूरा ही स्वीकार किया जा सकता है। इसे किसी एक भाग को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कई बार भारत में ऐसी परिस्थिति रही है कि संपूर्ण अभिसमय को एक साथ स्वीकार करना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप भारत में कई अभिसमयों को आज तक भी स्वीकार नहीं किया जा सका।
अनेक अभिसमयों की संरचना उपनिवेशों एवं परतंत्र देशों की समस्याओं को ध्यान में रखकर की गई थी, अतः वे अभिसमय भारत पर भी लागू ही नहीं होते हैं। भारत में अब तक 36 अभिसमय 1995 तक की स्थिति बता रहा हूँ मैं। 36 अभिसमय स्वीकार कर लिए गए जो विकसित विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। अमेरिका में 11 किए, कनाडा ने 28, बांग्लादेश ने 31, चीन ने 17, ईरान ने 11, पाकिस्तान ने 30, श्रीलंका ने 32, नेपाल ने 4 अभिसमयों को स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सदैव ही अनेक प्रकार की तकनीकी सहायता उपलब्ध होती रही है। सन 1950 के बाद तो भारत का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। सन 1950 के बाद तो सहायता का क्षेत्र निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में भारत को निम्नलिखित रूपों में तकनीक सहायता प्राप्त हो रही है। विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धि, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन, तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान, छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करना, संगोष्ठियों तथा तकनीकी सम्मेलनों का आयोजन तथा उपकरणों की आपूर्ति। इन तकनीकी सहायताओं के परिणाम स्वरूप भारत को इस संगठन से निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायता प्राप्त हुई है। कार्य की दशाएं, कंडीशंस ऑफ वर्क। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य की दशाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, फलतः भारत को भी लाभ मिला है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के अभिसमयों के अनुसार कार्य दशाओं के निम्नलिखित पहलुओं के मानक निर्धारित किए हैं तथा उनके लिए कानून भी बनाए हैं। कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टियां तथा मजदूरी, वेतन का निर्धारण एवं भुगतान, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एवं भुगतान इत्यादि। कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि में इन सभी के बारे में व्यवस्थाएं की गई है। बालकों तथा युवकों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बालकों तथा युवकों को नियोजित करने, उनकी कार्यदशाओं, स्वास्थ्य आदि के संबंध में अनेक अभिसमय पारित किए हैं। भारत ने भी उनके अनुसार बालकों तथा युवकों के नियोजन एवं उनकी कार्यदशाओं, स्वास्थ्य आदि के संबंध में अनेक श्रम अधिनियमों में प्रावधान किए हैं। कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम आदि में इनके संबंध में व्यापक प्रावधान है। इनसे बालकों तथा युवकों को शोषण से बचाने में बहुत मदद मिल रही है। महिलाओं का नियोजन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन। यद्यपि सभी अभिसमयों में के प्रावधान महिलाओं तथा पुरुषों सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु महिलाओं के नियोजन एवं कार्य दशाओं के संबंध में कुछ विशेष अभिसमय भी पारित किए गए हैं। इन अभिसमयों में महिलाओं को रात्रि में भूमिगत कार्यों में, खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध तथा प्रसूति लाभ देने संबंधी प्रावधान है। भारत ने इन्हीं अभिसमयों के अनुसार कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि में महिला श्रमिकों के रोजगार, कार्य दशाओं तथा प्रसूति लाभों की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण के मानक तय करने वाले अभिसमय पारित किए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक संहिताओं का निर्माण किया है, अनेक अनुशंसाएं की गई है। इन्हीं के अनुरूप भारत में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए भी अनेक श्रम अधिनियमों में व्यापक प्रावधान किए हैं। कारखाना अधिनियम तथा खान अधिनियम से तो इनके संबंध में अपन अलग से अध्याय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मतलब कारखाना अधिनियम तथा खान अधिनियम में तो इनके संबंध में पृथक अध्याय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। श्रम सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उन्हें परामर्श देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विशेषज्ञों को भारत भेजा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देता है, भारत ने उनका भी यथेष्ट लाभ उठाया है। इसी प्रकार श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, ग्रेजुटी अधिनियम, भविष्य निधि एवं वित्त प्रावधान अधिनियम में सामाजिक सुरक्षा के व्यापक प्रावधान है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों, अनुशंसाओं आदि के अनुरूप ही है। कारखानों में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन फैक्ट्री।
इस कार्य के लिए भारत सरकार को 2 विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई थी। एक विशेषज्ञ को अगस्त 1952 में अहमदाबाद क्षेत्र में काम सौंपा गया था। दूसरा विशेषज्ञ ने नवंबर 1954 में से मध्य प्रदेश के कारखानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान का संगठन एवं संचालन किया। इन्हीं विशेषज्ञों के प्रयत्नों के फलस्वरूप मुंबई, कानपुर, मंगलोर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, जमशेदपुर आदि में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षकों प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टू वोकेशनल टीचर्स। यह संगठन समय समय पर औद्योगिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों को भेजता रहा है, जिसके फलस्वरूप इस दिशा में भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हो गई है। श्रमिकों एवं बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की कई योजनाएं संचालित की गई है। रोजगार सेवा, एम्प्लॉयमेंट सर्विस, युग रोजगार सेवा तथा रोजगार परामर्श सेवा कार्यक्रम के संचालन एवं विस्तार से भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत को सहायता प्रदान की है। उत्पादकता सुधार, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, उत्पादकता वृद्धि में भी इस संगठन से भारत को 1952 से ही लगातार विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो रही है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कर्मचारियों को भी विशेष मार्गदर्शन मिला है। श्रम संघों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संघों के विकास संबंधी अनेक अभिसमय तथा अनुशंसाएं पारित की है। भारत ने इनके परिणाम स्वरूप संघों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को स्वीकार किया है तथा श्रम संघ अधिनियम का निर्माण किया है। इसी प्रकार कृषि श्रमिकों को भी संगठित करने की दिशा में भी प्रयास किए हैं। औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने औद्योगिक विवादों को रोकने तथा हल करने संबंधी अनेक अभिसमय तथा अनुशंसाएं पारित की है, किंतु भारत ने उनमें से कई अभिसमयों की पुष्टि नहीं की है। केवल छटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों के ऐच्छिक समझौतों, पंचनिर्णय तथा अनिवार्य न्याय निर्णयों के लिए ही औद्योगिक विवाद नियम में कुछ प्रावधान किए हैं। औद्योगिक विवादों को रोकने तथा अच्छे श्रम संबंध बनाने के लिए श्रम सहभागिता तथा सामूहिक सौदेबाजी संबंधी अभिसमयों की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में श्रम मानकों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के अनेक प्रकार से सहायता की है। धन्यवाद।